स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी, नई परख के मंच पर। शुक्रिया। आज टीवी खोलिए, कोई भी चर्चा कीजिए, कोई किसी भी अखबार का पन्ना पलटिए, हर तरफ इज़राइल, ईरान, अमेरिका युद्ध की चर्चा हो रही है, उसी का ज़िक्र हो रहा है, बाकी और कोई खबर नहीं है। लेकिन इस पूरे प्रसंग से, जो कि दुनिया को हिला देने वाला प्रसंग है, भारत पर भी उसका बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने होर्मुज़ का जलडमरू मध्य, होर्मुज़ का स्ट्रेट बंद कर दिया है। इससे भारत में तुरंत तेल की कीमतें 3% बढ़ गई हैं। और भी तरह के असर पड़ेंगे, ये तो एक बहुत फौरी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो तो होना ही था ऐसा। लेकिन इस पूरी चर्चा से एक व्यक्ति का नाम गायब है पूरी तरीके से, और उस व्यक्ति का नाम हम सब लोग जानते हैं। उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। क्योंकि 28 तारीख को युद्ध शुरू हुआ, 26 तारीख को वो इजराइल में थे। 26 तारीख को उनका 24 से 26 तक इजराइल का दौरा चल रहा था। एक ऐसा दौरा जिसके बारे में हमें जानकारी भारत की तरफ से न मिलकर इजराइल की तरफ से मिली कि भारत के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलने के लिए, इजराइल के नेताओं से मिलने के लिए इजराइल जाने वाले हैं। उसके बाद भारत ने उसकी पुष्टि की। ये अब आमतौर पर हो गया है, भारत के बारे में जानकारियां तो ट्रंप देते हैं, या फिर अब एक और नाम आ गया है कि नेतन्याहू उसके बारे में जानकारियां देते हैं। अच्छा, अब आप देखिए, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है और लाखों लाखों भारतीय जो हैं वो मध्य पूर्व में, जहां पे इजराइल की, ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। कल बुर्ज खलीफा पे भी एक मिसाइल गिरी, और तमाम जगहों पर इजराइल में भी फंसे हुए हैं, और पूरे मध्य पूर्व में फंसे हुए हैं, ईरान में फंसे हुए हैं। मोदी जी, उनकी सरकार की तरफ से कोई आहट नहीं मिल रही, कुछ नहीं, ऐसे कुछ वो हो ही नहीं रहा है। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। एक चलताऊ किस्म का विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर दिया बस, जिससे पता ही नहीं चलता भाई वहां पे ईरान के सर्वोच्च नेता, ईरान के साथ भारत के बहुत गहरे और पुराने संबंध थे, उनकी हत्या कर दी गई है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर उनके घर के ऊपर हमला करके उनके साथ बहुत सारे नेतृत्वकारी लोगों को मार दिया है जान से। कितने इजरायली विमानों ने 30 भयंकर बंकर बस्टर बम गिराए उस विमान की, उस जगह के ऊपर। तो ये सब, इतना सब कुछ हो रहा है, और वो बंदा जो कि हमले के 36 घंटे पहले इजराइल में, 48 घंटे पहले इजराइल में मौजूद था और भारत का प्रधानमंत्री है, वो कुछ नहीं बोल रहा। उसके विदेश मंत्री कुछ नहीं बोल रहे, उसका विदेश मंत्रालय कुछ नहीं कर रहा। भारतीयों को वहां से उसकी कोई राय नहीं है इस मसले के ऊपर। भारतीयों को वहां से निकाल के लाने के लिए कोई कवायद नहीं हो रही, कोई घोषणा नहीं हो रही, कोई योजना नहीं बताई जा रही, भारतीयों को कोई हिदायत नहीं दी जा रही कि आप क्या करें क्या ना करें। उनके लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं हो रही। कैसे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के भाई? क्या क्या हो गया विरोध जी इनको? हम लोग किस जमाने में आ गए हैं? ऐसा कहीं होता है कोई? लगता है सकते में है, कठिन परिस्थिति में है। इतना नजदीक इजराइल में होना, 28 को अटैक कर दिया उन्होंने, और एक दिन पहले तक इजराइल में थे, बातचीत कर रहे थे। कोई हर्ज नहीं इजराइल जाने में। भाई, इनकी पार्टी के पूर्वजों ने ही दरवाजे खोले थे उसके साथ रिश्ते बनाने के लिए। और वो कंट्री जो है आज के दिन काफी डीपली हमारी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स में भी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो वहां जाने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन जो आपने कहा, जो चुप्पी का सबब पूछा आपने, देखिए, जब एससीओ की साइडलाइन पे माननीय प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट पुतिन को मिले थे, तो उन्होंने क्या कहा था? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साइडलाइन पे जब मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था? दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। पुतिन को बोला था ना यूक्रेन के संदर्भ में। तो ये संदर्भ क्या आज के दिन फिट नहीं बैठता है इजराइल पे और अमेरिका पे? और क्या हमारा जो ईरान है वो यूक्रेन से कम दोस्त है? यूक्रेन हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं, हमारे कल्चरल टाइज है ईरान के साथ। हमारा वो डिस्टेंट नेबर नहीं है, नियर नेबर मैं बोलूंगा उसको, नियर नेबर है। विनोद जी, अभी भी मुझे तेहरान में विवेकानंद संस्कृत संस्थान है तेहरान के अंदर, वहां पे हमारे मित्र प्रोफेसर बलराम शुक्ल उसके डायरेक्टर हैं। इस वक्त भी तेहरान में है इस वक्त वो। देखिए, बात सुनिए, हमारे रिश्ते जो ईरान से हैं, मैंने आपको कहा, वो
बहुत पुराने रिश्ते हैं। एक बार पहले भी मैं उनको बताया था कि नटवर सिंह के टाइम में हमने उनको बोला था अमेरिकन को कि भैया आप ईरान से रिश्ते अच्छे करें और आप चाहें तो हम वी कैन बिकम द इंटरफेस बिटवीन यू एंड द ईरानियन रजीम, लेकिन वो अलग पुरानी बात है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे बड़े क्लोज रिश्ते, बड़े अभिन्न रिश्ते ईरान के साथ हैं और ईरान ने हमको हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में जो हमको मदद की है कश्मीर के मुद्दे पर, वो हम भूल नहीं सकते। जो सद्दाम हुसैन ने की है, ईरान ने की है, इन मुल्कों ने की है, लगातार हमारी मदद की है। मेरा ये मानना है कि आज के दिन भारत की राजनीति, भारत की जो डिप्लोमेसी है, वो संकीर्ण होकर रह गई है। अमेरिका और इजरायली इंटरेस्ट के साथ में कनेक्ट हो गई है, सियामीज ट्विन की तरह जुड़ गई है हिप्स पे। क्या भारत हिप्स पे जुड़ा हुआ है अमेरिका के साथ? क्या भारत हिप्स पे जुड़ा हुआ है इजराइल के साथ? आर वी अ सियामीज ट्विन्स विद ईरान, विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल? देखिए मेरी बात सुनिए, जो संप्रभुता होती है फॉरेन पॉलिसी में, वो नजर नहीं आ रही आज के दिन। जो सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी बनाता है कोई भी मुल्क, खुद मुख्तार मुल्क, वो हमको आज नजर नहीं आ रही। और उसका एक मुख्य कारण ये है कि हमने सारे अंडे जो हैं एक टोकरी में डाले हुए हैं। अब बताया जा रहा है कि आज शाम को सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री, और शायद उसके बाद कोई कंसिडर्ड ओपिनियन आएगा। लेकिन इतना समय हो गया और आयतुल्ला खमैनी को मार दिया गया, तमाम दुनिया उस पर रिएक्ट कर चुकी है। रशिया ने रिएक्ट कर दिया है, चीन ने रिएक्ट कर लिया है, लेकिन हम चुप हैं। हम क्यों चुप हैं? हम इसलिए चुप है कि हम इशारा मांग रहे हैं कहीं से कि हम क्या कहें, कि हम क्या कहें। ये आपने जो कारनामा अंजाम दिया है, इस पे हम क्या बोलें? क्या ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं हम किसी से, जिन लोगों ने मिलके अटैक किया ईरान पे? और देखिए, ये दूसरा मौका है अभय जी कि उचित समय पे, अनुचित जगह पे प्रधानमंत्री हमारे थे, अनुचित जगह पे, अनुचित समय पे थे। मतलब इजराइल में प्रधानमंत्री का होना एक दिन पहले अटैक से ईरान पे उचित नहीं है मेरी नजर में। एम्बैरेसमेंट हो जाती है। 79 में, पहला वाकया कौन सा? 79 में जब अटल जी गए थे जी जी, चीन, चीन तो वियतनाम में इन्वेजन कर दिया था, नॉर्थ वियतनाम पे इन्वेड कर दिया था चीन ने, और फट से वापस आना पड़ा उनको, बड़ी एम्बैरेसमेंट देख झेलते हुए वापस आना पड़ा था चीन से अटल जी को। ये 79 की बात है, और मोरारजी साहब प्रधानमंत्री थे और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे विदेश मंत्री थे। लेकिन ये उससे ज्यादा गंभीर मसला है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जो इजराइल ने किया, जिससे कि इतनी दोस्ती बेंजामिन नेतन्याहू से हमारे प्रधानमंत्री की है, और माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, क्या इन दोनों ने उनको कोई इंडिकेशन दिया कि हम अटैक करने वाले हैं जल्दी से जल्दी? ऐसा कोई इंडिकेशन दिया या नहीं दिया? या सिर्फ इस बड़े अटैक से पहले अपनी तरफ, अपने पाले में भारत को खड़ा करके दिखा दिया? देखिए, वहां पर कुछ कमेंटेटर्स ये कह रहे थे इस अटैक से पहले कि बेंजामिन नेतन्याहू इज चार्टिंग एन इंडिपेंडेंट कोर्स, अ कोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ अमेरिका। ये जो एजेंडा सारा है, ये जो वेस्ट एशिया में जो एजेंडा है, ये इजराइल का एजेंडा अमेरिका चला रहा है, एक बंधुआ फोर्स की तरह। ये फैक्ट है कि इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका जो मास्टरमाइंड है, वो बेंजामिन नेतन्याहू है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसका मन उस तरफ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो इतना बड़ा कदम उसने उठाया है इजराइल के साथ, इतना बड़ा युद्ध शुरू करके, जिसके चलते वो आज के दिन पूरे वेस्ट एशिया में जितने भी मुल्क हैं जो कि दोस्त मुल्क हैं अमेरिका के,
एक तरह से अमेरिका का न्यूक्लियर अम्ब्रेला अपने पास रखते हैं, वो उनकी आज के दिन हालत आप देख लीजिए। और सऊदी अरेबिया पे अटैक हुआ है, कतार पे अटैक हुआ है, कुवैत पे अटैक हुआ है। मतलब आप मुल्क का नाम लें वेस्ट एशिया में तो आपको पता चल जाएगा कि उन सब पे बमबारी की है ईरान ने। क्यों की है ईरान ने? ईरान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो अपने अलाइज, अमेरिका को उसके अलाइज के जरिए उस पर प्रेशर डाले कि भैया इस युद्ध को आप रोको। और अमेरिका क्या वो रोक पाएगा युद्ध? क्योंकि दबाव रहेगा नेतन्याहू की तरफ से कि ये युद्ध ना रोका जाए। क्योंकि आपको याद हो, ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि वी आर गेटिंग क्लोजर टू अ डील, जो बातचीत स्विट्जरलैंड में चल रही थी। वी आर वन डे अवे, उन्होंने, एज फार एज आई कैन हाँ, रिमेंबर, he said that we are one day away from a deal. it could have been a manner of speaking, but nevertheless the sum of it was कि they are close to a pact. लेकिन जब इतने क्लोज थे पैक्ट में तो आपने ये युद्ध शुरू कर दिया। क्या कोई इमिनेंट डेंजर था ईरान से? क्या कोई ऐसा अंदेशा नहीं है, कोई इमिनेंट डेंजर नहीं था ईरान से। ईरान तो ये नहीं कह रहा था कि हम दाग रहे हैं अभी आप पे तमंचा। और ईरान कोई ऐसा टेंटलाइजिंगली क्लोज अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के भी नहीं था कि एक दिन में बम भी बना के बेसमेंट में रख लेता। देखिए, आप देखिए किसी भी, ये दिस डिफाइज बेसिक आईक्यू, दिस डिफाइज कॉमन सेंस। जिस तरह से अटैक किया गया ईरान पे, आपने यू वांटेड टू टेक आउट द आयतुल्ला, ठीक है, आपने कर लिया। क्या उसके बाद ये आपका वॉर ऑब्जेक्टिव के बाद क्या है ऑब्जेक्टिव आपका? उन्होंने अपना दूसरा नियुक्त कर दिया, 3 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें नया आयतुल्ला नियुक्त कर दिया उन्होंने। और बावजूद इसके कि आपने उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर को मार दिया, आपने उनके डिफेंस मिनिस्टर को मार दिया, इतने और 3-4 और लीडर्स को मार दिया, डिकैपिटेट नहीं हुआ ईरान। बिकॉज ईरान वो मुल्क है जहां पर जो उनका जो लीडरशिप है, उनका जो स्टेट स्ट्रक्चर है, इट इज डिजाइंड टू आउटलास्ट द लीडर। इट इज डिजाइंड टू आउटलास्ट द लीडर। इन्होंने ये सोचा कि जिस तरह से हमने इराक में सद्दाम हुसैन को हटाया, सारी रिजीम चरमरा गई। सीरिया में बशर अल-असाद को हटाया, वो रिजीम चरमरा गई। तो इन्होंने सोचा कि ईरान में भी चरमरा जाएगी, सीरिया और इराक की तरह ईरान में भी चरमरा जाएगी। और ये भूल गए कि आपने जो अपना उद्देश्य हासिल करना है इराक में, यू कांट अचीव विदाउट पुटिंग द बूट्स ऑन द ग्राउंड लाइक यू हैड टू डू इन अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में आप किस तरह से पशेमान होकर निकले, जो तमाम दुनिया ने देखा था। आप भागे थे वर्चुअली वहां से जब तालिबान का राज आ गया था। तो मेरा ये कहना है कि इस सब पचड़े में भारत, जिसके बड़े अच्छे रिश्ते ईरान के साथ रहे हैं, और भारत ने नजारा देखा है वो इराक वाला, जहां पर एक दूसरा मित्र उनको जिस तरह से उसको मार गिराया गया था सद्दाम हुसैन को, और ये कहकर कि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMDs हैं, ये कहकर इन्होंने, अमेरिकन ने टोनी ब्लेयर के साथ मिलकर ये किया, यूके वाले। और टोनी ब्लेयर आज तक शर्मिंदा है, मुंह छुपाते हुए घूमते हैं। और टोनी ब्लेयर को उन्होंने फिर जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें रख दिया। कौन सा? गाजा वाला। अब गाजा वाला, अब देखिए, मुझे बताइए कि ये व्यक्ति जो है, ये शांति दूत बन के गया गाजा में कि बोर्ड ऑफ पीस में यहां पर शांति स्थापित करूंगा। हाँ जी। और वहां पर हमने वहां पर डायरेक्टली मेंबरशिप नहीं ली, लेकिन डिस्टेंटली हम एसोसिएटेड रहे उसके साथ। हमारा व्यक्ति गया था वहां पर, हमारी नुमाइंदगी थी, पर हमने एज अ मेंबर नहीं, उसकी फुल मेंबर एज अ नुमाइंदगी नहीं की, जहां तक मेरी जानकारी है। जो भी है, कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बोर्ड ऑफ पीस है जो आपने बनाया है गाजा के लिए, उसका क्या होगा भाईजान? ये जो आप एक हाथ में आप तलवार लेके घूम रहे हो
और दूसरे हाथ में ऑलिव ब्रांच लेके घूम रहे हो। ऐसा होता है क्या? और जो आपने साथी चुना है मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, वो तो इलेक्शन जीतने के चक्कर में है, वो जंग जीतने के चक्कर में नहीं है, वो इलेक्शन जीतने के चक्कर में है। और आप भी डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपका भी इलेक्शन है नवंबर में, मिड टर्म इलेक्शन, बिल्कुल, जिसमें लगता है कि योर नेक माइट बी ऑन द चॉपिंग ब्लॉक। तो इसलिए ये दोनों जो मिलके, जो अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिनकी साख गिर चुकी है, दुनिया भर में युद्ध छेड़कर, जो कि विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है, दुनिया को इतने खतरे में खतरे के नजदीक धकेल कर ये अपनी सल्तनत बचाना चाहते हैं अपने अपने मुल्क में। दे आर द मोस्ट अनरिलायबल सेट ऑफ लीडर्स। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो तो मैं समझता हूं उसकी जो कॉग्निटिव स्टेबिलिटी है उस पे भी शोध होना पड़ेगा कि सच में क्या स्टेबल माइंड है कि नहीं है। और बेंजामिन नेतन्याहू है, ये स्टेबल माइंड तो है, बट ही इज टू स्मार्ट बाय द हाफ। ही इज नॉट अ मैन हु कैन बी इजीली, हु शुड बी इजीली ट्रस्टेड। जो बात ये पुतिन के बारे में बोलते हैं अभय जी, वो दुगनी लागू होती है नेतन्याहू पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपके इस विश्लेषण से मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा, देखिए मैं यही कह रहा हूं, आपने जो विश्लेषण किया है, और भी तरह तरह के एंगल, तरह तरह के दृष्टिकोण आ रहे हैं। ट्रंप का इरादा किसके पीछे क्या है, नेतन्याहू का इरादा क्या है, दोनों अपनी अपनी जो स्थानीय अपने अपने देशों की जो राजनीति है उसमें फंसे हुए हैं, उससे निकलना चाहते हैं, तो उन्हें इस तरह का कुछ कदम उठाना था। हालांकि एक बहुत बड़ी कीमत है ये, कि इतना बड़ा युद्ध छेड़ देना, केवल इसलिए क्योंकि आपको अपने यहाँ की एंटी इनकम्बेंसी को पलटना है। लेकिन बहुत बहुत नेता लोग ये करते हैं। मैं तो इसमें लगातार ये खोजना चाहता हूं आपकी मदद से, इसीलिए मैंने सवाल भी ये पूछा था कि इसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका क्या है। क्या नरेंद्र मोदी को धोखे में रखा गया, या ये बाकायदा किसी निर्देश पे वहां गए थे? हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी को इस बात पर नाराज नहीं होना चाहिए नेतन्याहू से? कम से कम पूछना तो चाहिए कि भैया तुमने हमें बुलाया, हम वहां पे गए, और तुमने हमारे वहां से आने के 24 घंटे के अंदर वहां से मिसाइलें हमला कर दिया, इजराइल के ऊपर शुरू कर दिया हमला, और इतना बड़ा युद्ध शुरू कर दिया। ये भी नहीं कि छोटी मोटी कोई बात हुई होती हो। तो कुछ तो नरेंद्र मोदी को इजराइल से पूछना चाहिए। सर आप ऐसा कह रहे हो, आप तो पता नहीं है आपको कि उनका साइकोलॉजिकल स्टेट क्या होता है जब वो डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे होते हैं या नेतन्याहू से बात कर रहे होते हैं। आप इस बात को समझिए। और जो अमेरिका तो इम्पोर्टेंट है ही हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में, और होना भी चाहिए, एक सुपर पावर है वो, जिस तरह से चीन है और कुछ हद तक रूस भी है। लेकिन जो इजराइल है, जो टेल अवीव है, उसकी जो पेनिट्रेशन है हमारे सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में, भारत के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में, दोस्ती के चलते या प्रतिस्पर्धा के चलते या इंस्टीट्यूशनल कैप्चर के ऑब्जेक्टिव के चलते, कि मैं नहीं समझता हूं कि जिस तरह से पुतिन के साथ में बिठाकर और रिकॉर्डिंग चलवा दी अपनी। देखिए ऐसा होता नहीं है कभी कि एक नेता दूसरे नेता को क्या बोल रहा है और रिकॉर्डिंग टीवी पे चल जाए। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दैट यू मस्ट एंगेज इन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, ये फॉर्मुलेशन था। अरे कम से कम इनको ये बोल दो भाई, एंगेज इन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। हालांकि वो वक्त चला गया, पुराना हो गया, उन्होंने जो करना था वो कर गुजरे हैं, गाड़ी आपके हाथ से छूट चुकी है। अब आप रिश्ते कैसे सुधारेंगे ईरान के साथ? क्या ये मन बना लिया है हमारी फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट ने कि ईरान इज नो लॉन्गर अ कॉन्सिक्वेंशियल फैक्टर इन global politics, that Iran is no longer consequential factor in our diplomacy, for our diplomacy? तेल तो उसके पास आज भी है, और ये सैंक्शन लगी हुई हैं, वो हमेशा तो रहेगी नहीं। तो जो आज के दिन हम उनसे, जो आज के उनके बुरे वक्त में जो हमारा रवैया है, वो तो हमेशा याद रहता है ना मुल्कों को, और मुल्कों ने आवाम को याद रहता है कि भैया हम आज तक रूस को क्यों उसको ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि रूस ने, जब वो सोवियत यूनियन था,
उसने अपना बेड़ा भेजा था हमको मदद करने के लिए बांग्लादेश की लड़ाई में, जिसमें कि अमेरिका हमको धमकी दे रहा था जिस वक्त। जब सद्दाम हुसैन के इराक पे अटैक किया जॉर्ज बुश ने, कहां नहीं गए वो। उन्होंने एक सिक्योरिटी काउंसिल में उसके लिए एक सपोर्ट जनरेट की, और फिर वो एक कोलिशन सेटअप की, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक माइंडेड पार्टीज, लाइक माइंडेड कंट्रीज, ताकि वो इकट्ठे होकर जब उस पर अटैक हो जाए उसके बाद उसमें नॉर्मलसी रिस्टोर करने के लिए, उसमें आगे पेशरफ्त के लिए ये मुल्क जो है उनकी पार्टिसिपेशन रहेगी। आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसके बाद व्हाट नाउ, क्या ये प्लान है? यानी इतना विद्वान मुल्क, हमारी जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है हमारे फॉरेन ऑफिस की, वो इतनी अहमक नहीं है कि जुड़ गई इनके साथ। और क्या वो इतनी अहमक है कि उसका इतना समय लग रहा है एक फर्स्ट रिएक्शन देने में? फर्स्ट रिएक्शन नहीं दिया अभी तक खमैनी के मर्डर पे, खमैनी के असैसिनेशन पे, खमैनी की किलिंग पर। और मुजाहरे हो रहे हैं हमारे देश में, दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रही है, हमारे देश में भी हो रही है, कश्मीर में हुआ और सिटीज में हुआ है, इस पाकिस्तान में हो रहा है। उन्होंने तो जाके काउंसुलेट पे, यूएन काउंसुलेट पे प्रोटेस्ट किया है कराची में शायद। खैर पाकिस्तान कोई हमारे लिए टेम्पलेट नहीं है, कोई हमारे लिए वो इंस्पिरेशन नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस मुल्क में इतनी बड़ी तादाद अकलियतों की है, जो हमारे नागरिक हैं, जिनको नागरिकों वाले अधिकार हैं, और खासकर जो ईरान जो है वो एक शिया कंट्री है, इट्स थियोक्रेसी, इट्स अ शिया थियोक्रेसी। और शिया लोग तो हमेशा बीजेपी को वोट डालते रहे वहां पर लखनऊ में। बिल्कुल। और कश्मीर में जब तक अमित शाह ने धारा 370 का 35 ए खत्म नहीं किया था, उससे पहले बीजेपी खाड़ी में अगर किसी इलाके में काम करती थी, वो जमी हुई थी, तो शियाओं वाला इलाका था, बिल्कुल समर्थन प्राप्त था। बिल्कुल। तो शिया लोग जो हैं, वो अक्सर ये कहता हूं अपने शिया दोस्तों के, भाई तुम तो मुसलमानों के ब्राह्मण हो, क्योंकि विद्वता में है वो। और मैं ब्राह्मणों वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। नहीं, इस्लामिक रेवोल्यूशन भी उन्होंने ही की। उन्होंने की, और वो लोग जो है, मैं जानता हूं कि उन लोगों का कितना हस्तक्षेप है अपने धर्म में, उनके कितना इल्म है अपने धर्म के बारे में, और उनकी क्या क्या इन्फ्लुएंस है दुनिया में, जहां तक मुस्लिम समाज की बात है, शिया समाज की बात। ऐसी बड़ी फोर्स को इतनी बेरुखी से आप पेश आ रहे हैं, इतनी बड़ी फोर्स जो आपकी दोस्त फोर्स रही है, उसके साथ इतनी बेरुखी से आप पेश आ रहे हैं, और उसके कॉन्ट्रास्ट में आप लिपट रहे हैं, और उन फोर्सेस के साथ जिन्होंने हिस्टोरिकली हमारी मदद नहीं की, और जब कभी की है तो उसके बाद लेट डाउन किया है। अमेरिका जहां जहां घुसा है अबे जी, जहां जहां पांव पड़े संतन के, वहां बंटा धार। आपके पास नमूना है सामने अफगानिस्तान का, आपके पास नमूना है सामने गाजा का, पैलेस्टाइन का। आप जाके वहां फौदा के स्टार कास्ट के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। You know what was happening in West Bank and in Palestine and in Gaza and elsewhere? It was not a drama. It wasn't just a good serial. It was serious business. और वहां पर जो हुआ है, जो कुछ हुआ है, उसने कई नस्लों में, आने वाले समय तक कई नस्लों को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उनकी माएं, उनकी दादियां, उनके दादा, उनके नाना, वो अपनी कहानियां वो सुनाएंगे लोगों को, बच्चों को। और उससे भी बड़ा प्रकरण हो गया अब जिस तरह से इजराइल पेश आया, पोस्ट जो अटैक किया हमास ने, गाजा जो गाजा में स्थापित है, जो उसने ईरान घुस के इजराइल में अटैक किया, विच वॉज कंडेमनेबल, क्योंकि उसमें जितने लोग मरे सब इनोसेंट लोग मरे,
लेकिन डू टू रॉन्ग्स मेक अ राइट? डू यू हैव टू, हम वो खून का बदला खून, भाई इजराइल की पॉलिसी तो यही थी ना कि खून का बदला खून, और इनकी हमास की भी पॉलिसी यही थी, खून का बदला खून। तो ये बीच में जो दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर शांति दूत है, वो क्यों चुप है? मैं हम दोनों मिलके एक ही सवाल पूछ रहे हैं। अब एक व्यवहारिक प्रश्न भी के साथ जुड़ा हुआ है, जो पहले मैंने उठाया भी था, कि पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे मध्य पूर्व में लाखों भारतीय हैं। वो गरीब भी हैं, हाँ, अमीर भी हैं, साधारण मजदूर भी हैं, पैसे वाले लोग भी हैं, सब तरह के लोग हैं, व्यापारी हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत लोग हैं पूरी तरह। अच्छा, पूरा मध्य पूर्व आग में झुलस रहा है युद्ध की इस वक़्त। पता नहीं कब तक युद्ध चलेगा, कोई गारंटी नहीं है, आप नहीं कह सकते किस तारीख तक युद्ध चलेगा। और जो मिसाइल और हमला होता है, वो आपकी राष्ट्रीयता देख के नहीं आपके ऊपर आता है, आपके ऊपर गिरता है। तो भारत सरकार की क्या ज़िम्मेदारी है इसमें भाई? उनकी जिम्मेवारी है कि हमारा जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, हाँ, उसकी सुरक्षा महफूज करें। उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कि एडवाइजरी नहीं जारी की इन्होंने। अरे भाई, उन्होंने एडवाइजरी तो शायद अपनी एम्बेसीज के जरिए कर दी होगी, और ऐसी स्थिति में तो एडवाइजरी की जरूरत से ज्यादा ये है कि उनको ये बोले कि अभी जहां हो वही बैठे रहो। इन एनी केस, जो इनको करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया अभी तक, और शायद ये सकते में है कि हम गलत समय पे गलत जगह पे पाए गए। और यहाँ पर हम देखिए, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, एंड you are keeping company with Netanyahu, who is the aggressor in the current instance against Iran, और एक बार अटैक कर चुके हैं अमेरिका और इजराइल मिलकर, उतना फॉर्मली मिलकर नहीं, लेकिन जो मॉरल सपोर्ट थी और मटेरियल सपोर्ट थी वो तो मिली थी उनको अमेरिका की तरफ से इजराइल को। लेकिन ये दूसरा अटैक है, और ये अटैक तो बड़ा सोच समझ के किया होगा ना, और इस पे विचार विमर्श हुआ होगा, वॉशिंगटन में हुआ होगा, टेल अवीव में हुआ होगा, कम से कम इन दो फोर्सेस, इन दो जगह पे तो हुआ होगा। यहां पर तो हम मानते थे कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार की खूब चलती है, तो कम से कम उन्होंने कोई कॉन्फिडेंस में तो लिया होगा ना हमको। तो जो कॉन्फिडेंस में लिया है, वो हो सकता है आप ना बताएं अगर वो प्रिविलेज कन्वर्सेशन है, लेकिन आप कम से कम जो जनता को, जो हतोत्साहित जनता है, उसके हौसले बुलंद करने के लिए कुछ तो करते हुए नजर आए। आज शाम को करेंगे मीटिंग सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी, वहां लोग मिलेंगे, बातचीत होगी। कई बार समय लगता है एक कंसिडर्ड रिस्पॉन्स फॉर्मुलेट करने के लिए, लेकिन मेरी नजर में ये समय कुछ ज्यादा लग गया है, क्योंकि हम जैसे लोग रात भर देखते रहे टेलीविजन पर क्या हो रहा है वहां पर ईरान के संदर्भ में, खाड़ी में, और तो इस सुबह तरह उठ की के कयासबाजी हो रही है विनोद जी, कि इनको सब पहले से पता था नरेंद्र मोदी को। ही वाज प्रिवी टू ऑल काइंड ऑफ डिजाइन्स ऑफ नेतन्याहू एंड डोनाल्ड ट्रम्प। In fact, he was instructed by my friend Donald to go there and to give the cover fire to Netanyahu. उनको इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि आप जाइए वहां पर कवर। इन चीजों के सबूत नहीं होते, लेकिन सोशल मीडिया के बाजार में ये अफवाहें गर्म है। मैं इनको अफवाहें कह रहा हूं, मतलब जो है कि उनको 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 कवर दीजिए। नो, आई एम सेइंग समथिंग एल्स। मैं ये कह रहा हूं कि आई एम विलिंग टू गिव माय गवर्नमेंट द बेनिफिट ऑफ डाउट दैट देयर वर सॉलिड रीजंस, देयर वर कोजेंट रीजंस फॉर देम नॉट टू कम अप विद द वेदर द फैक्ट कि भी उनको पता था, दे वर प्रिवी। हो सकता है वो प्रिवी ना भी हो सकता है कि उनको नहीं पता हो। अगर उनको नहीं पता था, बावजूद इसके वो चले गए, जब वो वहां चले गए, तो अब तो पूछ सकते हैं अपने दोस्तों से कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। देखिए, मेरी बात सुनिए, जब हमने ट्रेड डील साइन की अमेरिका के साथ, तमाम दुनिया को पता था द सुप्रीम कोर्ट माइट ओवरटर्न द एंटायर पैक्ट एंड होल्ड इट इलीगल अंडर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज टैक्सेशन इज स्क्वेयरली इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएस कांग्रेस। गवर्नमेंट नहीं लगा सकती अपने आप से। आपने वो भी साइन कर दिया वहां जाके जल्दबाजी में, और अब जो है यू हैव टू रीडू इट। तो ये मैं समझता हूं कि ये अंडर प्रेशर कर रहे हैं, अंडर ड्यूरेस कर रहे हैं, ये अपने मन से कर रहे हैं, और ये सब हो रहा है, ये क्यों हो रहा है?
और इसमें जो है जनता जो है वो अंधेरे में क्यों है? विपक्ष जो हमारा जिसको हम चुनते हैं वो अंधेरे में क्यों है? और कोई भी इतनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट के बाद कोई बड़ा विस्तृत बयान जो है क्या देगी सरकार, देगी क्या पार्लियामेंट में जब वो रिसेस के बाद रिज्यूम करेगी अपना सेशन? तो ये बड़े बड़े सवाल हैं और यही सवाल डोनाल्ड ट्रंप झेल रहा है अपने घर पे कि भाई हाउ डिड यू गो अहेड एंड इम्पोज दीज टैरिफ्स विदाउट द सैंक्शन ऑफ द कांग्रेस? और उनको जवाब देना पड़ेगा वहां। और आज के दिन जो एफसीन में इन्वेस्टिगेशन चल रही है दैट इज आल्सो अंडर प्रेशर बाय द कांग्रेस। भाई कांग्रेस के प्रेशर के चलते ही तो डीओजे ने खोल दिए वो फाइल्स, इनको मानना पड़ा फाइनली ट्रंप साहब को। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने कुछ इदारों की अभी भी इज्जत कर रहा है, बड़े ही बाध्यों के कर रहा है, हमारी सरकार को भी करनी चाहिए ना। बिल्कुल। और मैं ये मानता हूं कि अगर आपको माननीय प्रधानमंत्री इतना बड़ा इनाम मिला है जो कि आपके लिए ही स्थापित किया गया इनाम है, इजराइल जब आप गए जो इनाम जो डेकोरेशन आप ही के लिए स्थापित की गई है, ऑर्डर ऑफ द नेसेट व्हाटएवर इट इज इट्स कॉल्ड, तो अगर इतना बड़ा आपको इनाम मिल रहा था तो कम से कम उसके बारे में तो तफसील से बता देते और किन कारणों से मिला है वो। भाई ये ऐसा बड़ा इनाम तो इतने छोटे इंटरेक्शन के बाद नहीं मिलना चाहिए। संकोच में फंस गए, अपने इनाम के बारे में भी नहीं बता पा रहे। देखिए बात ये है, सिटपिटाई आप कह रहे सकते में है, अगर आपका विश्लेषण सही है तो ये इनकी हालत ये है कि इन्हें अपने इनाम के बारे में भी कुछ बताने का होश नहीं है। मतलब जो है अब आज सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के बाद शायद कुछ होश आए। देखिए मैं ना जब बात करता हूँ इस मामलों पे ये इशूज संजीदा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो इन पे बहुत कर्कश शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन आज के दिन मुझे भी लगता है कि मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग वर्डिंग्स इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि हमारी नजरों के सामने एक ऐसे मुल्क के साथ हमारे रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं इस सारे प्रकरण के चलते। और इस पे कई सवाल और मुल्क भी पूछ रहे हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह से रूस बोला है, उसने जो बोला है इस पे वो भी सोच रहा होगा कि भी ये भारत कहाँ है आज के संदर्भ में। चीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और मुझे तो ये इंटेलिजेंट गेस है मेरा अभय जी कि जिस तरह से हमारे खिलाफ पाकिस्तान की मदद चीन ने की, मुझे शंका है कि उसी तरह से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ चीन ईरान की मदद करेगा। उसको असले की कमी नहीं होगी। और जहां तक मेरी जानकारी है, जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी का नो हाउ तो ईरान का है, लेकिन उसकी मास प्रोडक्शन जो है वो चीन में हो रही है। तो इसलिए ये बड़ा उलझा हुआ मामला है और इस पे हमारी सरकार को प्रकाश डालना चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सेव करते हुए। जितना भी आप बता सकते हैं उतना बताइए। चुप रहने से मामला और गंभीर होगा और लोग तरह तरह के सवाल और पूछेंगे। और जो सड़कों पे कुछ आवाम निकला हुआ है उसको मुतमईन करने के लिए, उसके जख्मों पे मरहम लगाने के लिए भी आप कुछ बोलना पड़ेगा ना। आपको बोलना पड़ेगा ना कि जिस तरह से देखिए अमेरिका के अपने कानून के तहत यू कैन नॉट टेक आउट द हेड ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। आप ये गैर कानूनी काम है अमेरिका के अपने कानून के तहत। और जो किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो जो अपने देश में अपने देश के कानून के लिहाज से जो उसने गैर कानूनी काम किया है उस पर तो हमको बोलना चाहिए ना। आपको सॉवरेनिटी के क्वेश्चन पे तो बोलना चाहिए ना, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के क्वेश्चन पे तो बोलना चाहिए ना, और नाम लेके बोलना चाहिए। और जिस तरह से पुतिन साहब के साथ बैठ के आपने आंखों में आंखें उनके डाल के ये बोला था, उसी तरह से आंखों में आंखें डालें आप डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डालें और नेतान्याहू की आंखों में आंखें डालें, ऑनलाइन बात करें उनसे और कहें दिस इज नॉट, और आप बताइए उनको, कहिए कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। अरे इतना तो कह दो,
आपने पुतिन को बोल दिया जो इतना हमारा परम मित्र है, और आपके अनुसार ये दो महानुभाव भी हमारे बड़े प्रगाढ़ मित्र हैं, तो उनको तो बोल दो, मित्रों को तो बोल ही सकते हो ना। अब हम मिसाल के तौर पे कल को आप कुछ ऐसा कर दे अभय जी, तो मैं आपको कह ही सकता हूँ ना कि अभय जी आपने ठीक नहीं किया, इससे आपकी साख बढ़ नहीं रही है, गिर रही है। इतना तो दोस्ती में कहा ही जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो कहने के लिए और ये दोस्ती के साथ साथ में राष्ट्रीय प्रभुसत्ता, उससे भी ज्यादा बड़ा राष्ट्रीय संप्रभुता का सवाल है, जो जिसकी मिसाइल की दावेदारी आपको सॉवरेन कदम पे करनी होगी। नेशनल सॉवरेनिटी का सवाल है। और बात यह है कि आपको कभी तो कहीं तो आप कहें ना, जहां भी जिसको भी आप मोबिलाइज करना चाहते हैं, कि कहीं तो लकीर ड्रॉ करो, ये कहते हुए कि 10 फार एंड नो फर्दर। सही बात, बहुत बहुत इसके बियॉन्ड हम हमारे ये हमारी सॉवरेनिटी का सवाल है, और हम इसके आगे नहीं जा सकते। हम आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन इस एक्सपेंस में नहीं रख सकते। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। बहुत अच्छी चर्चा हम लोगों ने की। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको रेखांकित करके हम लोगों के सामने पेश करना होगा, ताकि सब नई परख के दर्शकों समेत सभी लोग जो कुछ भी इस मुद्दे के बारे में सोच रहे हैं, वो इसके ऊपर इन आपकी टिप्पणियों की रोशनी में गौर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर शुक्रिया, मिलेंगे, थैंक यू। घटनाक्रम अभी जारी है। इंशाअल्लाह जिसे कहते हैं, अब तो वही बात करते हैं, उसी स्टाइल में हम बात कर लेते हैं। उनके लिए तो इंशाअल्लाह ही करना पड़ेगा ना, जो ईरान के लिए, और जो लोग निकले हुए हैं आपस में लड़ने। अरे ये बड़ा खराब हो गया सिचुएशन। बहुत खराब। और देखिए, ये जो जहां जहां अटैक हुआ है अभय जी,